तो तुम्हारा बज़र्ग के 37th पार्ट में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 231 से 240 तक, यानी कि फिर से 10 चैप्टर्स। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो तुम्हें पता है, पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, हमने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल लिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे रीकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्यूलिपिथ में स्लैन को मारने के बाद स्कल नाइट गट्स को वहां से बचाकर निकाल लेता है। गांव वालों को बचाने के बाद जब वो वापस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां मेंशन चल रहा था और वहां एपोस्टलिस का अटैक हो गया था। उसके बाद गट्स को बज़र्गर आर्मर मिलता है, जिसके बाद वो ग्रनबेल्ट और बाकी के एपोस्टलिस को बज़र्ग होकर पूरी तरह धोता है। लेकिन फिर फ्लोरा आती है और उन्हें वहां से भागने में मदद करती है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर 231 ड्रेड एम्परर। हमें दिखाया जाता है कुशांस का एम्परर, जिसका नाम होता है गनिष्का। और पीछे हमारी भगवान की मूर्तियां देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक हिंदू रूलर है। अब वो सिलेट और उसके साथियों से कहता है, लगता है बाकी राका को मैंने कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया था, लेकिन तुम भी क्या ही कर पाते। आखिर वो व्हाइट हॉक जो था, जाते हुए स्लिट सोच रहा था कि ऐसे जुल्मी एम्परर का हमें साथ देना चाहिए या नहीं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। यही एक तरीका है हमारे क्लैन को एग्जिस्टेंस में रखने का। उसके बाद गनिष्का पहुंचता है टावर ऑफ रीबर्थ शार्लेट से मिलने और उसे कहता है, मैंने तुम्हें वैसे भी बहुत वक्त दे दिया और तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हारे अंदर अपना बीज डालने वाला हूँ। जिसके बाद हमारे बच्चे के जन्म से हमें एक नया एम्परर मिलेगा और ये बैटल बिना लड़ाई के ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब वो उस पर जबरदस्ती कर रहा होता है तो शार्लेट को अपने बाप की याद आती है। फिर गनिष्का नोटिस करता है कि ये तो ग्रिफिथ की लवर है, इसलिए फिर वो पीछे हट जाता है और सोचता है कि वो इसे ग्रिफिथ के खिलाफ यूज कर सकता है। आखिर वो एक गॉड हैंड जो है। और मैं दिखाया जाता है कि गनिष्का भी एक एपोस्टलिस है, लेकिन गनिष्का का क्या है, वो गॉड हैंड का हुक्म नहीं मानता। वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और वो सोचता है कि ये पूरा वर्ल्ड उसकी जहांगीर है और इसके लिए वो किसी से भी लड़ सकता है, यहाँ तक कि गॉड से भी। तभी हम देखते हैं कि सिलेट और उसके साथ ही बैंड ऑफ ऑक्स को ढूंढने के लिए मेन गेट से बाहर निकल रहे थे कि तभी वो नोटिस करते हैं कि दुश्मन वहां आ चुके हैं। चैप्टर 232 द डाका। वो देखते हैं कि उनके पीछे राक्षस खड़ा था और बाकी के बैंड ऑफ हॉक्स की आर्मी भी वहां आ जाती है। गनिष्का को जैसे ही पता चलता है वो अपने सारे सोल्जर से कहता है उन सब का स्वागत करने के लिए। और एज एक्सपेक्टेड गनिष्का को पता था कि उसके ह्यूमन सोल्जर्स उसके वॉर डीमंस के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। गनिष्का ऑर्डर देता है कि इनर कैसल के दरवाजे खोल दो और उन्हें अंदर आने दो, उनसे अब डाका निपटेंगे। हम देखते हैं कि उसने अपने मैजिक और सॉर्सरी से एक डीमन की सेना बना रखी थी जिसे वो डाका कहता था। अब लोकस बाकी सोल्जर्स के साथ गनिष्का के पास आता है। वो उससे कहता है, ये हॉक की चालाकी है या बेवकूफी जो तुम इतने कम सोल्जर्स के साथ यहाँ अटैक करने के लिए आए हो। लोकस उससे कहता है, मुझे आपसे एक सवाल है, एज अ एपोस्टलिस आप हमारे लॉर्ड ग्रिफिथ के ऑर्डर्स को मानते क्यों नहीं हो? वो हंसते हुए कहता है कि मैं हूँ किंग ऑफ किंग्स, द ग्रेट एम्परर गनिष्का। मैं पूरी दुनिया पर राज करता हूँ, हर तरफ सिर्फ मेरी टेरिटरी है। एस्ट्रल वर्ल्ड में वो गॉड होगा, लेकिन यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में मैं हूँ यहाँ का गॉड। अभी सुनकर लोकस को गुस्सा आ जाता है। गनिष्का कहता है, इतना ही है तो मुझे रोक कर दिखाओ। और अब उनकी सेना एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। चैप्टर 233 डीमन नाइट्स। हम देखते हैं कि राक्षस स्लिट और उसके साथियों को अपने पीछे दौड़ाकर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वो देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां कई सारे डीमंस को पकड़ कर रखा था और सॉर्सरी की मदद से वो डीमन चाइल्ड बना रहे थे। और ये देखकर स्लिट की फट जाती है। राक्षस उन्हें आकर बताता है कि वो इन डीमंस की बॉडी का यूज कर रहे हैं। क्या है कि इन डीमंस के अंदर एक रास्ता होता है जो एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्ट है, और जब वो किसी भी लेडी को उस फ्लूइड में डालते हैं तो उनकी इविल स्पिरिट से उनका इनबॉर्न चाइल्ड डीमन बनकर जन्म लेता है। हम देखते हैं कि फिर वो उन बेबी डीमंस को वो उनकी माँ के मांस को ही खिला रहे थे। राक्षस जाते हुए कहता है, एक और बात, तुम्हारा एम्परर गनिष्का वही सबसे बड़ा डीमन किंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुस्से में लोकस अपने डीमन फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है और एक लाइन से उनके डीमंस पर अटैक करता है। वैसे देखिए तो ये थोड़ा सिल्वर सर्फर जैसा नहीं लग रहा। इसके पास घोड़ा है, उसके पास सर्फ बोर्ड था। उसकी ये डीमन फॉर्म देखकर गनिष्का इंप्रेस हो जाता है। लोकस कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी इतनी कमजोर आर्मी हमें टक्कर भी दे पाएगी। और फिर उसके सारे वॉर डीमंस अपनी डीमन फॉर्म ले लेते हैं और उधर से गनिष्का के
और डीमन सोल्जर्स और हाथी आ जाते हैं। चैप्टर 234 डीमन गॉड। ऊपर छत से स्लेट नीचे ये खतरनाक बैटल देख रहा था और ये भयंकर दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये रियल है। तभी दूसरी तरफ से बैंड ऑफ हाउस का एक बंदा गनिष्का पे तीर चलाता है जो कि वो डॉज कर देता है और 1 सेकंड में उनके पीछे आकर अपनी डीमन फॉर्म एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत विशाल और खतरनाक थी। अभी तक जितने भी अपोस्टल्स हमने देखे वो उसके सामने मच्छर बराबर है। गणेशा कहता है तुम सालों मेरे सामने कीड़े बराबर हो, तुम्हें लगा कि तुम मुझे एक तीर से मार दोगे, और अपना अटैक करके वो एक ही झटके में सबको उड़ाया था। ये देखकर स्लिट कहता है ये डीमन नहीं है, इसकी पावर तो डीमन के गॉड जैसी है। नीचे लोकस कहता है मैंने इतना एक्सपेक्ट तो किया था कि इतना ताकतवर तो होगा, लेकिन क्या हमारा प्लान काम करेगा। पीछे हम चांद में देखते हैं तो हमें एक पंख दिखता है। अगर तुमने गैस कर लिया ये कौन है तो कमेंट करना। हम देखते हैं कि शार्लेट सुई धागे से गिरफित का चेहरा बना रही थी। तभी उसे अपनी खिड़की से काफी रोशनी आते हुए दिखती है और वो अपना मुंह छुपा लेती है और तभी उसे एक परछाई दिखती है। चैप्टर 235 द स्लीपिंग प्रिंसेस अपीयर्स। अब जैसे ही शार्लेट वो ग्रिफिथ की पिक्चर हटाती है तो सामने उसे ग्रिफिथ खड़ा दिखता है। क्या कर रहा हूँ भाई, पहले मुझे ये बताओ। ग्रिफिथ इज अ फकिंग विलन, लेकिन साले को चीजें तो एकदम हीरो जैसी दी जा रही हैं। I mean, इस सीन को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजकुमार अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए आया है, लाइक अ फेरी टेल। और जब हम गट्स को देखते हैं तो बिल्कुल सब ब्लैक, रोशनी का तो अता पता भी नहीं, और वो हीरो है। बियरो सेंसे इज ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, और या फिर मैं कहूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट ही तोड़ रहे हैं हीरोज और विलन्स का। अब क्या है कि शार्लेट ने इस पल के बारे में पता नहीं कितनी बार सोच रखा था कि ग्रिफिथ आकर उसे बचाएगा, और इसीलिए अब जब ये सच में हो रहा है तो उसे लग रहा है कि ये सपना ही है। लेकिन फिर जब हमारा ग्रिफिथ हॉलीवुड हीरोज की तरह उसकी उंगली में लगे खून को अपने मुंह से चाटता है, तब जाकर शार्लेट को फील होता है कि भाई ये सपना नहीं है। उसके बाद वो दोनों लव बर्ड्स गले मिलते हैं और कुछ नहीं, लास्ट टाइम की तरह ग्रिफिथ को फिर से कोड़े नहीं खाने ना, इसलिए। उसके बाद प्रिंसेस अपनी मेड आना को बुलाकर अपने बेड पर लेकर आती है और तभी ऊपर से उनकी छत टूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिफिथ के वॉर डीमंस कुशान की आर्मी को ढकेलते हुए सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते तोड़ते वहां से बाहर निकल रहे थे। गणेश का सोच रहा था कि ये वापस क्यों जा रहे हैं, लेकिन फिर उसे समझ में आता है और वो टावर ऑफ रीबर्थ में देखता है तो वहां एक छेद हो रखा था, और तब उसे रियलाइज हो जाता है कि ये सब उनका प्लान था। हम देखते हैं ऊपर आसमान में ग्रिफिथ के साथ जॉद ने प्रिंसेस के बेड सहित उन्हें ले जा रहा था। I mean, उसी बेड पे तो उसने सबसे पहली बार करा था, निशानी लेकर गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। चैप्टर 236 द साउंड ऑफ द सी। हम देखते हैं कि गर्ड्स और बाकी सब बीच के किनारे आ चुके हैं। गर्ड्स नोटिस करता है कि उसके हाथ काफी कांप रहे थे। श्री के गर्ड्स को कहती है तुम्हें इस आर्मर को उतार कर कुछ दिन आराम करना चाहिए। गर्ड्स कहता है जो ये तलिस्मान और कैट्स का नेकलेस है वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वैसे भी हमने 7 दिन वेस्ट कर दिए हैं, अब हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर श्री ये याद करती है कि किरण बेल्ट से बैटल के बाद गर्ड्स के घाव में से खून निकले जा रहा था। अगर वैसा हादसा दोबारा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इस बार गर्ड्स बच पाएगा। उसके बाद पास के वो एक शेड में रुकते हैं। जज क्री के गर्ड्स को अपने मैजिक से हील कर रही होती है। उसके बाद पग अपने घर एल्फेल्म के बारे में बताता है और ये सुनकर श्री के बताती है कि उसकी टीचर ने भी बताया था कि वो बहुत सुंदर जगह है और वहाँ विच और एल्फ एक साथ रहते हैं। मैं भी उधर कब से जाना चाहती थी। उसके बाद फेयरनेस क्रीके से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसे मैजिक सिखाए ताकि वो भी अपनी जिंदगी के डार्कनेस से डट के सामना कर पाए। क्रीके उसे मैजिक सिखाने को हाँ कर देती है और बाहर हम देखते हैं तो वहाँ स्कल नाइट आ चुका था। चैप्टर 237 प्रोक्लेम्ड ओमेन्स। तभी रात में बाहर श्री के खड़ी होती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और पीछे से गार्ड्स भी वहां आ जाता है। श्री के अपने टीचर को याद करके रोती है और गार्ड्स उसे सहानुभूति देता है। उसके बाद वो दोनों बैठे बात कर रहे थे और तभी उसकी एल्फ नोटिस करती है कि श्रीके का गार्ड्स के ऊपर क्रश आ गया है। तभी गार्ड्स नोटिस करता है कि वहां स्कल नाइट आ चुका है। गार्ड्स उसे कहता है अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब आसपास कोई अपोस्टल जरूर आने वाला है। स्कल नाइट कहता है यार मैं पहनने के बाद अब तुम्हें कुछ कलर्स भी सही से नहीं दिख रहे होंगे, तुम्हारे मुंह का टेस्ट भी गायब हो गया होगा
और तुम्हारे हाथ भी धड़ धड़ कांप रहे होंगे। गट्स कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? वो कहता है ये इस आर्मर का श्राप है, इसे तुम जितना यूज करोगे तुम उतनी ही चीजें लूज करते जाओगे, इसलिए ध्यान रखना कहीं तुम अपनी ह्यूमैनिटी भी ना लूज कर दो। गट्स कहता है फिक्र मत करो, मैं पिछली बार की तरह अपने आप को बेकाबू नहीं होने दूंगा। फिर शीकी उसे कहती है कि आपने भी ये आर्मर पहना है? वो कहता है हाँ, कई सालों पहले, और जैसे तुम दोनों अभी दोस्त हो ऐसे ही मैं और फ्लोरा एक दूसरे के दोस्त थे। और हाँ, याद रखना आगे जर्नी में जितनी भी अपॉस्टलेस से अब तुम्हारा सामना होगा वो सब ग्रिफिथ के अंडर ही हैं। ये सुनकर गुस्से में उसका बजरकर आर्मर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन फिर वो कंट्रोल कर लेता है। स्कल नाइट ये भी बताता है कि अगर तुम लैंड ऑफ एल्फ जा रहे हो तो वहाँ का जो लॉर्ड है हानाफुबुकु किंग वो काफी पावरफुल है और शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है उस ब्रांडेड गर्ल को वापस सही करने में। चैप्टर 238 द बॉय इन द मूनलाइट। अब ये सुनकर गर्ड्स खुश हो जाता है कि गैस का ठीक हो सकती है। फिर स्कल नाइट कहता है लेकिन याद रखना हो सकता है जो तुम चाहते हो वो ना चाहती हो। हम देखते हैं कि गैस का बीच पर घूम रही होती है और तभी वहां उसे एक छोटा बच्चा मिलता है। बाद में सब जब उसे उस बच्चे के साथ देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया और ये इतना सिमिलर कैसे लग रहा है कैस्का से। उसके बाद वो सब शेड में बैठे होते हैं और कैस्का उस बच्चे का बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रख रही थी। और जब गर्ड्स उन्हें देख रहा था तो फिर गर्ड्स को स्कल नाइट की बात याद आती है कि जो तुम चाहते हो शायद कैस्का वो ना चाहती हो। अब वो छोटी बच्ची गर्ड्स को घूर रही थी और थोड़ी देर बाद वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर गलती से उसके कंधे पर चढ़कर फिसल कर नीचे गिरने वाली होती है। तभी कैस्का और गर्ड्स उसे एक साथ पकड़ लेते हैं और पीछे सब ये देखकर कहते हैं दे आर लुकिंग लाइक अ फैमिली। आई मीन यही वो जिंदगी थी जो हम गर्ड्स और कैस्का के लिए चाहते हैं। उसके बाद कैस्का उसे उसके हाथों से छुड़ा लेती है और उन्हें सोता हुआ देख गर्ड्स को कैस्का के उस डीमन चाइल्ड की याद आ रही थी। वो कहता है लेकिन वो तो मुझे टावर ऑफ कन्विक्शन में दिखा था। चैप्टर 239 फैमिलियर्स। अब गार्ड्स के ब्रांड से खून आने लगता है और वो सब तैयार हो जाते हैं। तभी दरवाजा तोड़कर वहां कुशान की आर्मी के क्रोकोडाइल टीम आ जाते हैं। वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये साले क्रोकोडाइल 2 पैरों पे क्यों खड़े हुए हैं, वो भी भाला लेकर। ये भूल तो नहीं गए कि ये क्रोकोडाइल है, एक इंसान नहीं। गार्ड्स उसे तीर से मारकर खत्म कर देते हैं। क्रीके उन्हें बताती है कि असल में इन एनिमल्स के अंदर मैजिक से स्पिरिट डाली गई है और इन जैसों को फैमिलियर कहा जाता है। तभी हम देखते हैं बाहर उनकी पूरी आर्मी वहां थी। क्रीके कहती है आज फुल मून है इसलिए आज के दिन मैजिक की पावर और गुना बढ़ जाएगी। मैं एक स्पेल पढ़ती हूँ तब तक मुझे कवर करो। श्री के गर्ड्स को मना करती है लड़ने से क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह हील नहीं हुआ था। लेकिन गर्ड्स कहता है मेरा थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। अब फुल मून की वजह से जब इसी तरह वो मैजिक बेरीज को उन पर फेंकता है तो वो बड़ा धमाका करके उन्हें उड़ा देती है और सर्पी को भी काफी तेज और पावरफुल हो जाता है और वो भी उन सब की ऐसी तैसी कर रहा था। गर्ड्स भी अपने स्टाइल में आकर एक शॉट में 3-4 क्रोकोडाइल को एक साथ काट रहा था। चैप्टर 240 सुपरनेचुरल फॉग। अब सर्पी को इसीद्रो और गर्ड्स उन क्रोकोडाइल्स को पेल रहे थे और गर्ड्स तो हर तरफ से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उन्हें सब तरह से बुरी तरह काट रहा था जैसे वो कोई सब्जी फल हो। अब लड़ते हुए गर्ड्स अपनी सोल को भी कंट्रोल में रख रहा था और आर्मर की पावर कम से कम यूज कर रहा था ताकि उसका आर्मर लास्ट टाइम की तरह उस पर हावी ना हो जाए। पीछे क्रोकोडाइल कैस्का और बाकी सब पर शेड पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन जब वो बच्चा उसकी आंखों में देखता है तो वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अब श्रीकी का स्पेल भी फिनिश होता है और वो अपना मैजिक अब कास्ट करती है और एक चमकती हुई रोशनी निकलती है जिसकी वजह से पास के क्रॉक डीमन भस्म होने लगते हैं। श्रीकी कहती है अब ये शेड सेफ है, लेकिन इन क्रोकोडाइल डीमंस की ट्रोल्स की तरह प्योर एस्ट्रल बॉडी नहीं है। असल में इनकी फिजिकल बॉडी के अंदर एस्ट्रल बॉडी है, तो अगर वो थोड़ा जोर लगाएं तो वह शील्ड को क्रॉस कर सकते हैं। इन्हें हराने का एक ही तरीका है, इन क्रोकोडाइल डीमंस को कोई शख्स पास से कंट्रोल कर रहा है, हमें उन्हें खत्म करना होगा। श्रीकी फिर उनकी लोकेशन का पता लगा लेती है और फिर सर्पी को उस पहाड़ के पीछे जाकर देखते हैं तो वहाँ 4 कुशांस के बंदे मंत्र पढ़ रहे थे। वो उन चारों का गला उड़ा रहे थे और उनके मुंह से कुछ फॉग सी निकलती है और फिर वो जाकर मिलकर एक खतरनाक डीमन का फॉर्म ले लेती है और बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी 20th सेंचुरी बॉयज की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं बता रहा हूँ 80% से भी ज्यादा लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करके वीडियोस देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट उठाओ और उस बटन पर क्लिक कर दो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।